मित्रों, मेरा नाम MP शर्मा है और मैं 1978 से एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 1978 में मैं श्री राम पिस्टन के अंदर मेटलर्जिकल केमिस्ट था। वहाँ हम वेट एनालिसिस किया करते थे, जबकि वहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर अवेलेबल नहीं था। तो हमने जो है वेट एनालिसिस की है, फिजिकल एंड मेटलोग्राफी इंस्पेक्शन किया है। 1986 में मैंने एक राजू डिवीजन की एंसिलरी थी, उसको फरीदाबाद में ज्वाइन किया और वहाँ मैंने जो है रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को सीखा। वहाँ हम सिरा पिस्टन में हम अलॉइंग करते थे, पिस्टन अलॉय बनाते थे। और जो फरीदाबाद में आकर मैंने रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को सीखा। मैंने रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है, उसको एक स्पेसिफाइड फॉर्म में चेंज किया जाता है, उसको रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। उस समय जो है जापान के कावाशिमा ग्रुप से एक इंजीनियर आते थे, उनका नाम था मिस्टर फरुकुआ। उन्होंने मेरे को काफी कुछ सिखाया। ये रिसाइकलिंग के अंदर ये मशीनरी होती है, ये सिस्टम होता है, ये प्रोसीजर होता है। उसी को ही मैंने दिमाग में रखते हुए 1987 के अंदर एक स्केच डायग्राम बनाया, जो कि ये सामने स्केच डायग्राम है जो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को दिखाता है। उसके बाद 1994 में 1994 में मैंने पहली किताब पब्लिश की, उसका नाम था सेव एल्युमिनियम सेव द नेशन। इसमें मेरे को ये मिस्टर फरुकुआ है और ये मिस्टर कावाशिमा है, ये मिस्टर फरुकुआ है और ये मेरी फोटो है जो कि 1986 की फोटो है। और 1994 के अंदर ये मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर YP पाठक हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनका लेटर मिला था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूना, ये 4 अगस्त 1994 में मिला था मेरे को। इसी किताब के अंदर मैंने इसके बैक पेज के ऊपर इस प्रोजेक्ट को पब्लिश करके पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसके बाद मैंने 94 में ही एक टेबल कैलेंडर बनाया, जिससे कि लोगों को पता लगे कि एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये 1994 का कैलेंडर है, उसमें इसको जो है मैंने पब्लिश किया और नए साल का ग्रीटिंग के रूप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। ये टेबल कैलेंडर है 1994 का। इसके अंदर मैंने जो दिखाया है, ये एक मैंने रेल बनाई है कि जो भी मटेरियल जाए वो रेल के थ्रू जाए। और इसमें जो दिन बनाए हुए हैं, जब भी मटेरियल आएगा यहाँ पर पेमेंट होगा और पेमेंट होने के बाद में इसको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा ग्रेड वाइज, जैसे सिलिकॉन बेस, नॉन सिलिकॉन बेस, थिन मटेरियल, थिक मटेरियल, यानी सिलिकॉन या कॉपर, इस तरह के ये अलग अलग जो है बिन बने हुए, जिसके अंदर अलग अलग तरह का मटेरियल रखा जाता है। ये मैंने जो है मैग्नेटिक सेपरेटर जो है मैग्नेटिक सिस्टम बनाया है, जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसमें स्क्रैप के ऊपर डालने के बाद में क्रेन के द्वारा जो अनसेटेड मटेरियल है, जो आयरन टच मटेरियल है, उसको इससे अलग कर दिया जाता है और बाद में जो है उसका आयरन निकालने के बाद उसको यूज किया जाता है। यहाँ मैंने ये ऑयल का पंप दिखाया है और यहाँ प्रेशर गेज दिखाया है कि ये ऑयल का पंप है और ये इसका इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल है। ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल मैंने दिखाया है इसके अंदर। ये चिप्स एंड बोरिंग प्लांट है। चिप्स एंड बोरिंग प्लांट में यहाँ से जो है चिप्स जाएगी, ये हुड से जो है यहाँ ये जो है ड्रायर बोलते हैं इसको, इसके अंदर स्पाइरल लगा रहता है अंदर, ये बर्नर है और इसमें जो है डीमॉइस्चराइज और ऑयल जो है, ऑयल और मॉइस्चर जो है वो उसको खत्म कर दिया जाता है। उसको खत्म करने के बाद ही मैग्नेटिक सेपरेटर, ये लगाया हुआ मैग्नेटिक सेपरेटर से चिप्स एंड बोरिंग बोल्ट वगैरह जो होते हैं उसके चिप्स एंड बोरिंग के अंदर वो इससे अलग हो जाते हैं। और ये जो विदाउट आयरन जो मटेरियल होगा, जिसके अंदर आयरन नहीं होगा, फिजिकली आयरन नहीं होगा, वो मटेरियल यहाँ से सीधा जो है रोटरी फर्नेस के अंदर जाएगा।
छोटी फर्नेस के अंदर ये कवर है। कवर से जो है जब मटेरियल को डालना है तो इसको कवर को उठा दिया जाता है, यहाँ भी रेल लगी हुई है। और जब पट्टी को चलाना है तो इसको कवर को लगा दिया जाता है। इससे ऑयल कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस होती है। जहाँ मैंने जो है इसकी पाइपलाइन दिखाई हुई है, ये क्लोरीन गैस पास करने के लिए पाइपलाइन है, इसको येलो कलर से किया जाता है। और ये ऑयल लाइन है, इसको रेड कलर से या ग्रीन कलर से दिखा जाता है। इसमें ये जगह जगह मैंने प्रेशर गेज लगाए हुए हैं, जो प्रेशर गेज जो है इसके प्रेशर को दिखाते हैं कि इसमें प्रेशर कितना है। इसके बाद जो है ये यहाँ पर ये जो है डक्ट है, ये भी डक्ट है, ये एक डक्ट है, ये दूसरी डक्ट है। और ये आपका आईडी फैन है, ये नंबर 1 आईडी फैन है, इस तरफ के लिए, ये आईडी फैन दूसरी तरफ के लिए है। हमारे टाइम पे दोस्तों जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, पहले तो पोल्यूशन कंट्रोल की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यदि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए यदि पोल्यूशन लगाना तो उसमें जो है ये इस तरह का वेट स्क्रबर, ये ड्राई स्क्रबर लगाया जाता था। ये ड्राई स्क्रबर है, इसके अंदर फिन लगी रहती है, ये फिन लगी रहती है। जो भी इसमें गैस जाएगी या धुआं जाएगा, धुएं के अंदर जो 10 पार्टिकल होते हैं, धुआं वास्तव में क्या होता है, धुआं जो है धुएं के अंदर 10 पार्टिकल होते हैं जो विजुअल होते हैं, जो दिखाई देते हैं। ये 10 पार्टिकल इससे निकलने के बाद ग्रेविटी जो है यहाँ पर नीचे आगे इकट्ठे हो जाएंगे, और तो विदाउट डस्ट जो धुआं होगा वो इसके अंदर इससे बाहर निकल जाएगा। ये से ड्राई स्क्रबर बोलते हैं। इसके बाद में वेट स्क्रबर आया। वेट स्क्रबर के बाद में अब जो है बैग हाउस यूज होता है, अब बैग हाउस यूज होता है। इसके अंदर मैंने जो सिस्टम बनाया था कि एक तो ये फर्नेस है, एक ये फर्नेस है। इस फर्नेस में हम टीफन बोरिंग मेल्ट कर रहे हैं, इस फर्नेस के अंदर हम जो है स्क्रैप मेल्ट करेंगे। स्क्रैप मेल्ट करने के बाद में इसका जो मेटल है और इसका मेटल है, दोनों होल्डिंग फर्नेस में आगे इकट्ठा होगा, और उसके बाद में यहाँ पर ट्रीटमेंट होने के बाद में जो भी फ्लक्सिंग या डिगैसिंग या रिफाइनिंग जो है ट्रीटमेंट करने के बाद में इसको यहाँ कन्वेयर के द्वारा जो है इसको इनगट में फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ मैंने ड्रॉस ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। ये ड्रॉस ट्रीटमेंट प्लांट में यहाँ पर ये पोलोनाइजर लगाया हुआ है। यहाँ जो है ग्राइंडर है, ये पोलोनाइजर है, ये ग्राइंडर है। ये जो है सीज एनालिसिस, ड्रॉस को छानने के लिए, ग्रेड करने के लिए, और ये वॉशिंग के लिए है, ड्रॉस को वॉश करने के लिए। ये सिस्टम जो है ड्रॉस के लिए लगा है। आजकल इसकी जगह जो है एक सीधा ही जो है ड्रॉस ट्रीटमेंट प्लांट लग जाता है, जिसके अंदर जो है हॉट ड्रॉस को प्रोसेस कर दिया जाता है। इसमें हॉट ड्रॉस प्रोसेस होती है, कोल्ड ड्रॉस प्रोसेस होती है। इसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों ड्रॉस जो है प्रोसेस कर देते हैं, और उसको जो ड्रॉस से जो मटेरियल निकलता है उसको यहाँ फर्नेस में डालने के बाद में उसको मोल्टन कंडीशन में ला के यहाँ पर जो है इसकी कटिंग बना दी जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों। ये मैंने जो है मैंने जो बनाया है, ये रेल के ऊपर जो है इसको ड्रॉस को ले जाने के लिए, ड्रॉस को जो मूवमेंट के लिए ये 2 तरह की ट्रॉली बनाई है। एक ट्रॉली ये है जिसके अंदर के जो मोटे लम्स हैं वो तो ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, और जो ड्रॉस है वो नीचे आके मोल्टन कंडीशन के अंदर ग्रेविटी अलग हो जाती है, इससे जो रिकवरी बढ़ जाती है। और ये जो है ये ड्रॉस को और निकलने के बाद में ये वाइब्रेटर है, वाइब्रेट करती है, जिससे जो है ड्रॉस जो है ना आराम से ठंडी हो जाती है। जब वर्कर जो है इसको ठंडा करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाइब्रेशन से जो है ये ड्रॉस यहाँ पर ठंडी हो जाती है। ये 87 का है, ये 1987 के अंदर जो है ये सिस्टम था। आज तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन ये 1987 में जो टेक्नोलॉजी बनाई वो ये है। यहाँ पर जो है हम लोग जो है जो ड्रॉस के अंदर सीधे जो मटेरियल निकलता है, ये छोटी फर्नेस है, तो इसके अंदर जो है हम यहाँ पर जो है टर्न टेबल भी लगा सकते हैं या सेमी मैनुअल सिस्टम भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो मेन चीज जो है, जो वीडियो बनाने का मेरा मेन कारण है वो ये है, ये दिखाना है कि ये जितना जो फर्नेस का जो डिजाइन किया जाता है वो उसके वॉल्यूम के हिसाब से ही बर्नर का साइज जो है डिसाइड किया जाता है। क्योंकि बर्नर जो होता है, बर्नर और अंदर का जो फर्नेस का वॉल्यूम है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। यदि वो ज्यादा है
कभी कभी क्या होता है कि फर्नेस का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बर्नर जो होता है वो 3A का लगाया है, 3A का लगा दिया, वॉल्यूम कम है, कैपेसिटी सेम है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसमें जो है फर्नेस के अंदर या मेल्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है और लॉस ज्यादा बढ़ता है। और कई कई बार तो मैंने कई कंपनियों में जाकर देखा है, उसके अंदर तो रोटरी की जगह पूरी बैरल लगा देते हैं, जो बैरल पाइप होता है, पाइप को काट के जो है फर्नेस का दोनों रोड लगा के और वो बना देते हैं, रोटी फर्नेस में फंस देते हैं, जिसमें कि जो बर्नर से जो फ्लेम आएगी उसका ऑटोमाइजेशन पॉइंट और उसका जो कंबशन पॉइंट है वो जो है डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। उसमें क्या होता है, आगे की तरफ जो है मेटल ठंडा होता है और पीछे की तरफ जो है मोल्टन कंडीशन हो जाता है, तो उससे जो है बहुत दिक्कत आती है। तो ये बहुत इसके अलावा जो है ये जो चैनल है इसको लॉन्डर बोलते हैं, इसका इम्पोर्टेंस इससे भी ज्यादा है क्वालिटी में। ये जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। इसके अंदर इसकी जो डिजाइन है, जो इसका डिजाइन है वो बहुत मायने रखता है। ये चौड़ा नहीं होना चाहिए, वी शेप में होना चाहिए या यू शेप में होना चाहिए। हमारा कितना मटेरियल फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से ही इसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो जो है डिसाइड की जाती है। इसकी लाइनिंग जो है उसी हिसाब से डिसाइड की जाती है। कई कंपनियों में मैंने देखा है कि इसको इतना बड़ा बना मतलब इतना विड्थ दे देते हैं और उसकी लाइनिंग कर देते हैं, मेटल आता आता ठंडा हो जाता है, दिक्कत होती है, मेटल जम जाता है, दिक्कत होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो है इसको बोलते हैं स्पॉकेट। ये स्पॉकेट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पॉकेट एलॉय प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन और इसका जो स्पीड है, इसका फ्लो है, उसको मेटल का फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। यदि मेटल के फ्लो को कंट्रोल नहीं किया जाए, क्योंकि मेटल के जो मोल्टन कंडीशन होता है उसके अंदर दूसरे एलिमेंट के ग्रेन भी होते हैं, वो भी रुढ़क के मेटल के साथ जाते हैं। उनकी जो है क्योंकि वो अगर सही तरीके से नहीं जाएंगे तो यहाँ पर आके सेग्रीगेशन क्रिएट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि अलॉय डाई कास्टिंग प्लांट से मेरे को फोन आते हैं कि जी सर हम जो इंगर्स चेक कर रहे हैं उसमें तो मैग्नीशियम कुछ हो रहा है या कॉपर कुछ हो रहा है, लेकिन हम कास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर जो है कॉपर या मैग्नीशियम या जो भी अलॉइंग एलिमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उसका रीजन यही है कि स्पीड जो है, यदि स्पीड सेम नहीं होगी और स्पीड में जो डिफरेंस होगा तो यहाँ पर आकर सेग्रीगेशन हो जाएगा और ये इस तरह की दिक्कत आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने जो है ये प्रोसेस को इक्विपमेंट जो है ये दिखाए हुए, ये कटिंग के लिए शीट वगैरह बनती है उसको काटने के लिए, ये बड़ी शीट को काटने के लिए, ये छोटी शीट को काटने के लिए, ये बेलिंग मशीन है, ये हैमर है, हाइड्रोलिक हैमर सिस्टम है, बड़े बड़े कास्टिंग होती है उसको इसको इससे तोड़ा जाता है, ये भी कटिंग के लिए है। लेकिन आजकल तो वो आ गए हैं मेटल को तोड़ने के लिए, बारीक करने के लिए दूसरे इक्विपमेंट आ गए हैं। पहले यही चलता था, हैमरिंग सिस्टम चलता था, ये मैंने हैमर सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे टाइम पे दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर जो है बड़े साइज का होता था, बड़े साइज का होता था, छोटे साइज स्पेक्ट्रोमीटर नहीं होता था। तो ये मैंने स्पेक्ट्रोमीटर का दिखाया हुआ है, ये उसका मॉनिटर है, ये आपका माइक्रोस्कोप है, मेटल माइक्रोस्कोप है। ये इक्विपमेंट जो है ये मेटल को मूवमेंट के लिए ये दोनों इक्विपमेंट मैंने दिखाए हुए हैं। ये ब्लोट आउट है जो कि पहले जो है हम जो है बर्नर नहीं लगाते थे, ये ब्लोट आउट यूज करते थे, इसके अंदर मट्टी का तेल डाल देते थे, जिस तरह से स्टोव काम करता है उसी तरह से ये काम करता था। ये ब्लोट आउट से जो है इसको हम हीट अप करते थे। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि आप इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये मेरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था कि अलॉय प्लांट और डाई कास्टिंग प्लांट एक ही जगह होनी चाहिए। तो ये मैंने दिखाया हुआ है कि ये अलॉय प्लांट है और ये डाई कास्टिंग प्लांट है। तो डाई कास्टिंग प्लांट में मैंने एक एक फर्नेस को ही दिखाया है, जबकि पूरा प्लांट होता है साथ में। ये ग्रेविटी कास्टिंग को दिखाया मैंने,
ये डिफरेंट टाइप की फर्नेस दिखाई है। इसको जो है इसको टॉप हीटिंग फर्नेस बोलते हैं। उस समय टॉप हीटिंग फर्नेस आई थी। ये टॉप हीटिंग फर्नेस है। ये इलेक्ट्रिकल हीटर लगा रहता है इसके अंदर, और यहाँ से ट्रांसफर एनर्जी जाती है जिससे मेटल मेल्ट होता है, होल्ड होता है इसके अंदर। एक तरह का मेथड रहता है। इसके साथ में मैंने ग्रेविटी कास्टिंग मशीन लगा दी है। ये होल्डिंग फर्नेस है। होल्डिंग फर्नेस के साथ मैंने प्रेशर कास्टिंग मशीन लगा दी है। और ये इसमें एक नया अटैचमेंट दी है मैंने, जिससे कि हम जो है मेटल की रिकवरी कर सकते हैं। ये इसको जो है हम उस समय मिनी पोरोटेक बोला करते थे। आजकल इसको जो है गैस चेक के लिए वैक्यूम टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। तो ये क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करती है, लेकिन हमारे टाइम पे इसको जो है मिनी पोरोटेक बोला करते थे, जिसे हम गैस चेक करते थे। इन सब के अलावा इन सब पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा इक्विपमेंट बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं ऑक्सीकैम जी। ऑक्सीकैम जी जो होता है, जब हमने 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा था कि एक तसरी लो या थाली लो, उसके अंदर पानी डाल दो, पानी डालने के बाद में उसमें एक मोमबत्ती जला दो और ऊपर एक गिलास रख दो। तो गिलास रखने के बाद में जब मोमबत्ती जलती रहेगी, जैसे जैसे उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। पानी जितना ऊपर चढ़ जाएगा तो इसका मतलब है इतनी एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो ये जो है ऑक्सीकैन जो है या ऑक्सीजन मॉनिटर जो है सिस्टम जो है, ये हर डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर या कोई भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर की हीट है, जहाँ पर आग जल रही है, जहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, वहाँ ये लगा ही होना चाहिए। क्योंकि ये दो तरह से बहुत काम करता है। एक तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बताता है कि इस समय जो है ऑक्सीजन कितनी रिड्यूस हुई है, इसमें फाउंडेशन के अंदर कितनी रिड्यूस हुई है या कितनी यूटिलाइज हो चुकी है। और दूसरा जो है ये इसका काम होता है कि जो फर्नेस के अंदर जो मेटल मेल्ट मतलब ऑटोमाइजेशन हो रहा है, उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्रॉपर है या नहीं है, कम तो नहीं है। यदि कम होती है तो फाउंड्री के अंदर नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। उससे जो वर्कर जो है जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, वो नहीं होगा। और इसका फर्नेसेस के अंदर ऑटोमेशन जो है वो, और सॉरी कंबशन जो है वो बेटर मतलब ठीक होगा। क्योंकि यदि ऑक्सीजन कम होगी तो कंबशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कंबशन रिड्यूस हो जाएगा तो हीट जो है कम जनरेट होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, लॉसेस ज्यादा बढ़ेंगे, ये होता है। तो ये एक मैंने सिस्टम बनाया है। ये मैं ये समझता हूँ जो मेरी नॉलेज में है कि ये 87 में बनाया। 87 में ये इन चीजों के बारे में ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं थी। बहुत सी इंडस्ट्रीज ने हो सकता है इसके कॉपी की हो या इसको देख के अपने जैसे बनाया हो। ये पुराना सिस्टम है। आज जो है सिस्टम जो है अपग्रेड हो गया है। आने वाले टाइम पे और अपग्रेड होगा। लेकिन ये 87 का बना हुआ है। 94 में मैंने इसको जो है डिस्प्ले कर दिया था। अब मेरा जो है चैनल है, उसका नाम है अजम फाउंड्री टेक। अजम फाउंड्री टेक। मैं दूसरे तीसरे दिन वीडियो को डालता रहूंगा, कोई ना कोई वीडियो डालता रहूंगा। आप इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि क्या नाम से जो है जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। और इसको जो है शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, मेरा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसका बेनिफिट उठाएं। क्योंकि मेरा मोटो है लर्न, अर्न, रिटर्न, अदरवाइज बर्न। पहले सीखो, उससे कमाओ, ये तो हमारा टाइम निकल गया। अब रिटर्न, अदरवाइज बर्न। जितना सीखा है वो यदि मैं इंडस्ट्री को दे दूं तो वो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज तो ये मेरे साथ बर्न नहीं होना है, खत्म ही होना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो जितना भी मैंने मेहनत की है वो बेकार जाके बर्न हो जाए। तो ये एक सिस्टम है, इसके अंदर जो भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं उठा लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।